हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी। और ये आपका ज्योग्राफी एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है, क्लास 9th का। इससे पहले मैंने 6, 7, 8 के सारे करा दिए। 6, 7, 8 आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए। तो आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। और आज देखते हैं इसका एक वीडियो में आपका पूरा देखेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी। इस बुक में जो चैप्टर्स की संख्या है वो 6 है, ठीक है। देखिए आपके 6 चैप्टर्स हैं और 6 चैप्टर्स एक साथ देखेंगे। पहला चैप्टर देखिए, ये है भारत, मतलब आकार और उसकी स्थिति भारत के बारे में, ठीक है। इसका देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्य से नहीं गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरती। देखिए आपका राजस्थान से गुजरती, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, आपका उड़ीसा से नहीं गुजरती, ठीक है। तो आपको उसका क्रम पता होना चाहिए। यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लास्ट में मेघालय तक जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो सबसे पूर्वी देखिए 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर ये आपका है, ठीक है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो ये आपकी देखिए नेपाल को छूती हैं, ठीक है। और बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी नेपाल से लगती है, ठीक है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इससे। नेक्स्ट है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। यदि कवरत्ती के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप की क्या राजधानी है, कवरत्ती, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताएं कि वो कौन सा देश है। तो आपका देखिए ये आपका तजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल ये सभी की सीमाएं लगती हैं। आपने एक पढ़ा होगा, ठीक, BC MBA ये वाला, ठीक है। बचपन में MBA किया। तो ये देखिए बांग्लादेश और ये आपका चीन हो गया, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप याद कीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए, इसमें से क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हम जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, द्वीप समूह के नाम बताइए। निम्नलिखित में से द्वीप समूह जो देश हैं हमारे पड़ोसी कौन से। देखिए अरब सागर में आपका कौन सा है, लक्षद्वीप है, ठीक है। और आपका बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान निकोबार। और आपका देखिए पड़ोसी जो आपके द्वीपीय देश हैं तो आपके दो हैं, मालदीव है और एक श्रीलंका। श्रीलंका नीचे पड़ता है, इधर मालदीव पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से है आपकी स्थिति, ठीक है। और नेक्स्ट है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो देखिए उन देश में से आपका जैसे आ गया रूस आ गया, ठीक है, कनाडा आ गया, अमेरिका आ गया, ठीक है, और चीन आ गया, ब्राज़ील आ गया, और फिर आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आपके जो देश है ना, ये आपके क्षेत्रफल में बड़े हुए हैं भारत से। हमारे उत्तर पश्चिमी और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम बताने। तो फिर से वही मैंने बताया था आपका, ये आपका यहाँ से चलें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे आपका आएगा चीन, नेपाल, ये भूटान, ठीक है, बांग्लादेश। ऐसे इस तरीके से आप क्रम से याद रखिएगा, ठीक है, तो इससे भूलेंगे नहीं आप। और भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको कर्क रेखा के राज्य पता होने चाहिए। तो देखिए इसका सूर्योदय क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश और आपका जो गुजरात है उसके बीच का जो वैसे देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 30 डिग्री का है, ठीक है। और 1 डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर होता है। इसमें जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट बनेगा जाके। 120 मिनट इक्वल टू यानी कि आपका 2 घंटे हो गया। तो इसलिए क्या होता है, 2 घंटे पहले इसमें आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, और उसके 2 घंटे के बाद ही आपको ये जो गुजरात है उसमें दिखाई पड़ता है सूर्योदय, ठीक है। तो ये इसका कारण होता है, ठीक है, दोनों में। इसी वजह से आपका दोनों की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक बीच में आपके 82.5 डिग्री की जो लाइन है वो डाली गई है, ठीक है। अब बताइएगा 82 डिग्री की जो रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है। और वैसे आपके ये नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, 120 से। अब देखिए इसमें दिखा हुआ कर्क रेखा से गुजरने वाले, ये मैंने बताया था अभी। जो कर्क रेखा से, अब देखिए यहाँ से शुरू से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए गुजरात हो गया, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश आएगा, और फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, और फिर मिज़ोरम, ठीक है। इस तरीके से आपके इन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में से किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। तो हिंद महासागर से क्या होता है कि इस ये भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि भूगर्भ जो होती हैं वो पर्वतीय दर्रों की सहायता से
और वहीं इसे उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम की ओर इसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग जो होते हैं हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला जाए, इससे भारत को पश्चिमी तट के पश्चिमी एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा उसके जो दक्षिण पूर्व और पूर्वी तट में है, तो एशिया के साथ देशों के साथ उसकी संबंध अच्छे खासे हैं। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं, सेकंड नंबर। अगला चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो देखिए ये आपका प्रायद्वीपीय कहलाता है। ठीक है, पेनिनसुला बोलते हैं इसे। ठीक है, आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ से घिरा होता है। और ये तट जो होता है ये आपके जैसे भारत के आसपास जो तट रेखाएं हैं वो हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? देखिए इसका संयुक्त नाम क्या हो जाएगा आपका, होता है ये पूर्वांचल बोलते हैं। ठीक है, पूर्व में पूर्वांचल है। नेक्स्ट है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी जो है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय जो पट्टी है वो किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए इसे बोलते हैं आपका कन्नड़ बोलते हैं इसे। देखिए कन्नड़। देखिए कोंकण जो है ना वो आपके जो गोवा के ऊपर स्थित है इस साइड में, और ये दक्षिण में जो है ये कोंकण है। ठीक है, ये आपकी कोंकण हो गई, और ये आपके नीचे वाली ये कन्नड़ है। ठीक है, तो ये पश्चिम दक्षिण वाले जो हिस्से में है वो आपकी कन्नड़ हो गई। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखिए आपका ये महेंद्रगिरी कहलाता है। ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ जो आपके हैं ये मेघालय में। ठीक है, कंचनजंगा आपके भारत में उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अब इसमें देखिए भूगर्भीय जो आपकी प्लेटें हैं, इसमें देखिए आपकी जो भूगर्भीय प्लेटें होती हैं वो पृथ्वी की ठोस परत के नीचे होती हैं, और इसमें क्या होता है परपटी या स्थलमंडल को कई भागों में बांटती है। और इन भागों में क्या होती है टेक्टोनिक जो प्लेटें या स्थलमंडल प्लेटें इसे कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग हैं? तो देखिए वर्तमान में आपके जैसे ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और दक्षिणी अफ्रीका ये वाला। ठीक है, पोर्शन, और आपका दक्षिणी अमेरिका वाला ये वाला रीजन है। और ये क्या थे आपके, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भावर क्या है? तो देखिए भावर जो है पट्टी होती है जिसका निर्माण कंकड़ों से जमा होने से होता है, और शिवालिक की ढलान में ये सिंधु तीस्ता नदियों के बीच में पाई जाती है। और इस पट्टी का जो निर्माण हुआ है ना आपके नीचे उतरने समय विभिन्न जो नदियाँ थी उनके द्वारा लाए गए। ठीक है, द्वारा किए गए, जैसे सभी नदियाँ भावर पट्टी में आकर क्या करती, लुप्त हो जाती। ठीक है, विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो इसमें देखिए आपके हिमालय के 3 जो हैं, जैसे आपका पहले आता है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। ठीक है, या हिमाद्री बोलते हैं इसे। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका हिमाचल, इसे हिमाचल बोलते हैं क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है लगभग, और ये निम्न हिमालय भी बोलते हैं इसे। और लास्ट में आपका आता है शिवालिक पर्वतश्रेणी, ये सबसे नवीन है। ठीक है, शिवालिक पर्वतश्रेणी। और ये आपका उत्तरी अगर पूछा जाए तो आपका रहेगा महान हिमालय, और सबसे दक्षिणी आपका रहेगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5th नंबर, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में से कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में आपका देखिए ये मालवा का पठार होता है। ठीक है, आपका अरावली ये विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार होगा। ठीक है, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल वृत्ति के हैं। तो ये आपका टीआरई में क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लक्षद्वीप पड़ता है आपका जो आपका अरब सागर है इस साइड में यहाँ पे। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप पड़ता है यहाँ पे। तो ये आपका प्रवाल वृत्तियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आप अपसारी और विसारी भूगर्भीय प्लेटें हैं। बांगर खादर क्या होता है? ठीक है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा खुद से। ठीक है, बाकी मैंने जो क्वेश्चन है वो करा दिए लगभग। तो ये 3rd चैप्टर है अफवाह। अफवाह इसमें क्या होगा कि आपकी नदियों के बारे में बताया जाएगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो जैसे आपका वृक्ष होता है उस तरीके से कौन सा अफवाह दर्शाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, धूमाकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट है,
वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में आपकी बहती है? तो आपकी ये जम्मू कश्मीर है और मीठे पानी की ये झील है, ठीक है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये नर्मदा नदी का अमरकंटक से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय कौन सी है? ये आपकी सांबर झील है, सबसे ज़्यादा ये खारापन इसमें है और ये आपके राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो आपकी देखिए ये गोदावरी है आपकी, ठीक है, और ये दक्षिण भारत की गंगा बोली जाती है इसे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए आप ये ऑप्शन नंबर ये डी वाला हो जाएगा, तापी नदी, ये आपकी ब्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती ये आपकी इसी साइड में ब्रंश बनाती हैं, ठीक है, अरब सागर की तरफ में। नेक्स्ट है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, जल विभाजक का कार्य क्या है? तो देखिए जल विभाजक जो होता है दो नदियों के अब्बा को परस्पर अलग करने की प्रक्रिया को जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे विशाल द्रोणी कौन सी है? तो आपके भारत में सबसे विशाल द्रोणी आपकी गंगा नदी की द्रोणी है, ठीक है, सबसे बड़ी है आपकी गंगा नदी द्रोणी, ठीक है। वैसे गंगा नदी आपकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है, पूरे जो भारत में बहती है। नेक्स्ट है, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? तो ये आपके जो पश्चिम बंगाल है, सॉरी बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में जिस जगह पे मिलती हैं वहाँ बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं और इनकी संयुक्त धारा को जमुना बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे जमुना बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है आपका देखिए, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ठीक है, वे कहाँ पर एक दूसरे को मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है, दो मुख्य धाराओं को लिखना है। देखिए आपकी दो हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जो होती हैं संयुक्त होकर ये आपकी गंगा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो भागीरथी और ये अलकनंदा याद रखिएगा, दोनों का जब मिलन होता है तो ये आपका बनता है गंगा नदी। और आपका गंगा यमुना सरस्वती ये प्रयागराज में एक साथ होती हैं तीनों नदियाँ। ये आपके तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं, और तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें तिब्बत के क्षेत्र में कम गाद पाई जाती है, ठीक है। और इसके विपरीत जब ये नदी आपके भारत में प्रवेश करती है तो ये एक ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। जैसे आपका ये तिब्बत से निकलेगी तो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे नदी का जो बहुत सारा पानी लेकर जाती है, इसी कारण से क्या होता है गाद की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है। और इसलिए तिब्बत में क्या होता है आपके यहाँ पे कम होती है, ठीक है, तिब्बत में। नेक्स्ट है आपका, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? तो देखिए आपका ये हो जाएंगी नर्मदा और ताप्ती। एक नर्मदा ऊपर से जाती है और नीचे से ताप्ती जाती है, तो ये आपके क्या करती हैं कि दो ऐसी नदियाँ हैं जो गर्त से बहती हैं और ज्वारनद मुख बनाती हैं वहाँ पे अरब सागर में जाके, ठीक है। नेक्स्ट है, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताना है। देखिए नदियों एवं झीलों के लिए बहाव को नियंत्रित करती है और ये अतिवृष्टि के समय क्या होती है? बाढ़ को रोकती हैं, अनावृष्टि के समय ये पानी के बहाव को बनाए रखती हैं। तो इसका उपयोग यही है कि जल विद्युत में होता है इसका यूज़, ठीक है, और ये जलवायु को मृदु बनाती हैं, ठीक है, और जलीय परितंत्र का संतुलन बनाए रखती हैं, प्राकृतिक सौंदर्य में ये वृद्धि करती हैं, पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका अगला चैप्टर देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, जलवायु। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन इसमें नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो क्या देखिए मानसिन राम है, ये आपका मेघालय में पड़ता है, सबसे ज़्यादा आपकी वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये जो आपकी उत्तरी में बहती है इसे बोलते हैं लू, ठीक है, आपका लू बोलते हैं इसे। और निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए ये आपका होता है जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका देखिए, दक्षिण पश्चिम जो आपका होता है ये लौटता हुआ मानसून होता है, ये याद रखिएगा, इसको कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो देखिए आपका ये आपका जून से पहले होता है, ठीक है, जून के प्रारंभ में, जैसे बोला था तो 15 जून को आप आ गया ये आपका केरल के तट पे टकराता है, ठीक है, सबसे पहले 15 जून को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु कैसी है? गर्म दिन है, ठीक है, और ठंडी रातें होती हैं, ठीक है, गर्म दिन और ठंडी रातें उसमें होती हैं, सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन में भी हो जाएगा, देखिए गर्म दिन और ठंडी रातें, यहाँ पे दोनों गर्म लिखा हुआ है, तो एक आपका रहेगा साइड में, ठीक है, बी वाला।
नेक्स्ट आपका देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स। देखिए इसमें बोला है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए आपका एक होता है अक्षांश, ठीक है, और आपकी ऊंचाई होगी, ठीक है, हाइट होगी इसकी, वायु दाब हो गया, प्रेशर, ठीक है, और पवन का तंत्र जो होता है, और समुद्र से इसकी दूरी होगी, ठीक है, महासागरीय धाराएं होगी, उच्चावच लक्षण, ये सारे होंगे। ये आपके प्रभावित करने वाले कारक है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। देखिए भारत की जलवायु जो है ना अत्यधिक प्रभावित होती है। भारत की जो जलवायु मानसून द्वारा प्रभावित होती है, इसलिए इसकी मानसून जो होती है जलवायु होती है मानसून प्रकार की है। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है। देखिए आपका उत्तर पश्चिम जो होता है, उत्तर पश्चिम में आपका क्या होता है कि तापांतर, भारत का मरुस्थल भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये आपका मरुस्थल है यहाँ पे, और यहाँ सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। तो थर्मोस्टल में दिन का जो तापमान होता है 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है, और उसी रात में ये 15 डिग्री तक गिर भी जाता है। जब रातें होती तो ये ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा देखा जाता है कि रेत ऊष्मा को बहुत अधिक जल्दी अवशोषित करती है और छोड़ती है। इस ताप तथ्य के कारण क्या होता है कि दिन और रात में तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो देखिए आपका ये होता है पश्चिमी तट पर, ये जो मालाबार है पश्चिमी तट पर है यहाँ पे। तो आपका क्या है कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, ये आपका दक्षिण और पश्चिम मानसून होता है। तो उसके कारण क्या होता है मालाबार में ये आपके जो वर्षा होती है, वैसे ये लौटता हुआ मानसून होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जेट धाराएं क्या हैं और वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो देखिए ये होता है कि अक्षांशों के जो आपके उच्चावच लक्षण के कारण क्या होता है भारत की जो मौसम संबंधी जो परिस्थितियाँ होती हैं बहुत अधिक भिन्नता होती है, ठीक है, और ये भिन्नता क्या होती है मानसून के कारण कम हो जाती हैं। और मानसून पूरे भारत में संपूर्ण भारत में क्या होता है बहता है, और संपूर्ण जो भारतीय भूदृश्य है जैसे जीव वनस्पति और कृषि, ये मानव जीवन और उनके जो त्यौहार वगैरह उत्सव होते हैं, तो सभी इस मानसून द्वारा के चारों ओर घूम रहे हैं। और मानसून आगमन का पूरे देश में भरपूर स्वागत होता है। और जैसे आपका 15 जून को आपका आता है, उसमें जून में केरल में आता है, ठीक है, उसी तरीके से। तो ये मानसूनी पवनें क्या होती हैं जल प्रदान कर कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होती हैं, ठीक है, और संपूर्ण देश के एक सूत्र में बांध देती हैं। तो इसलिए बोलते हैं इसको आपका को परिभाषित करना। तो मानसून देखिए आपके क्या होता है ऋतुओं के अनुसार जो होता है हवाओं में जो परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, उसे मानसून बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर देखेंगे इसे, और 5th नंबर चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति और तथा वन्य जीव वन्य प्राणी। पहला क्वेश्चन है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो ये आपकी देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये 4th रहेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसे ट्रॉपिकल ऑफ एवरग्रीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये देखिए आपके 100 सेंटीमीटर जो होती है इतने में पाए जाते हैं आपके सिनकोना। इसके हिसाब से आपकी मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमलीपाल जीव वन जो मंडल है निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। तो आपका देखिए ओडिशा में, ठीक है, सिमलीपाल। नेक्स्ट है आपका भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय जीवन विश्व के जीव मंडल निश्चयों के लिए लाए गए हैं। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा मानस, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो जैसे किसी क्षेत्र में पादप और प्राणी क्या होते हैं आपस में रहते हैं, भौतिक परिवर्तन भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है, और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र भौतिकी पर्यावरण और इसमें निवास करने वाले जीव जंतु की पारस्परिक निर्भरता जो होती है वो एक तंत्र है, और मनुष्य इस पारिस्थितिक तंत्र का अंग है, एक भाग है, ठीक है, और ये वनस्पति तथा वन्य जीवों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है भारत में पादपों और जीवों का वितरण किन तत्वों पर आधारित होता है या निर्धारित होता है। तो देखिए आपका भारत में जो पादप और जीवों का वितरण है वो जैसे उच्चावच होते हैं, भूमंडल हो गया, सॉरी भूमि और एक मृदा, ठीक है, ये उच्चावच हो गए। वातावरण जैसे हो गया आपका तापमान, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये आपके उच्चावच जीवमंडल के नीचे हैं। कोई दो वन्य प्राणी के नाम बताइए जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में आपके मिलते हैं। तो देखिए आपके जैसे देखिए आपके जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में आपके जैसे जंतु जो पाए जाते हैं जीव जंतु, तो इसमें क्या होता है पशुओं में आपके देखिए हाथी हो गया, बंदर हो गया, लंगूर हो गया, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे हो गए और हिरण हो गया। और पर्वतीय वनों में प्राय कौन कौन से होते हैं जो पर्वतीय वनस्पति में पाए जाते हैं, जैसे आपका कस्तूरी मृग हो गया, ठीक है,
चित्रा हिरण, और ये जंगली भेड़, खरगोश, और ये बारहसिंगा हो गया, याक हो गया, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, ठीक है। इस तरीके से कहीं के लाल पांडा भी होता है इसमें, और घने वाले बालों वाली एक भेड़ होती है, बकरियाँ पाई जाती है इसमें आपके पर्वत में, ठीक है। और बाकी ये आप ऐसे अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़े होंगे ना तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। इसमें वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर बताना है, सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर बताना है, ठीक है। तो मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। ये आपका लास्ट चैप्टर है जनसंख्या का, चैप्टर नंबर 6 है। और इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण संरचना में परिवर्तन लाता है? तो ऑप्शन नंबर ये तीसरा हो जाएगा, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? देखिए आपका ये हो जाएगा जो उच्च आपकी जन्म दर है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा अनुपात होता है इसके बच्चों की जो जनसंख्या में बच्चों का अनुपात होता है सबसे ज़्यादा होता है इसमें बच्चों की जन्म दर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो आपका देखिए इसमें हो जाएगा प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, ठीक है। जबकि जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है जो देखिए जिसकी उम्र 7 वर्ष हो और वह किसी भी भाषा के समझ के साथ साथ पढ़ लिख सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आपका जनसंख्या के इसमें आ जाए। एक क्वेश्चन तैयारी में आया था आपका जनसंख्या का, जन्म मृत्यु दर का था शायद, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जो 7 वर्ष से मतलब अधिक हो और वह किसी भाषा को समझ सकता है तो आपका साक्षर है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें क्वेश्चन आंसर देखते हैं थोड़े से। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? देखिए फिर जनसंख्या वृद्धि के जैसे जन्म दर हो गया, ठीक है, और आपकी मृत्यु हो गई और प्रवास हो गया। तो ये 3 घटक आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जन्म दर मृत्यु दर के बीच जो अंतर होता है, जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि होती है, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या बोलता है, प्रवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 1981 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्यों घट गई थी? तो देखिए 1981 में क्या था, ये गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के कारण जन्म दर में तेज़ी से कमी आई थी, जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर घट गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए, आयु संरचना और जन्म एवं मृत्यु दर को परिभाषित करना है। तो देखिए आपकी किसी देश में जनसंख्या की जो आयु होती है संरचना, वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बतलाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के जितने जीवित बच्चों की संख्या होती है, जन्म होने वाले होते हैं तो उसे जन्म दर बोलते हैं, और एक वर्ष में प्रति 1000 मरने वालों की संख्या को बोलते हैं, आपका मृत्यु दर बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये आप कुछ कीजिएगा। देखिए जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, ये क्या होता है, एक विशेष समय अंतराल में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो ये तब जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या परिवर्तन कब होता है कि विशेष समय अवधि के दौरान क्या होता है, वितरण संरचना आबादी के आकार में परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। और ये आपका देखिए व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच संबंध निकालना है इसमें, ये आप उससे कर लीजिएगा, ये आप डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर का तो नहीं बता नहीं सकता इसमें, ठीक है। शॉर्ट आंसर होता तो मैं बता देता। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके 6 चैप्टर्स हो गए इसमें, ज्योग्राफी 9th में, ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसका अभी भी अपने बुक नहीं पढ़ी है तो इसे आप समरी पढ़िएगा इसकी, ठीक है, पेपर से पहले, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसमें क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको। और अगर अपने इसके पिछले वीडियोज़ नहीं देखें तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।